अच्छा, तो आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं और इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमारे पास सबसे पहली इनपुट डिवाइस जो है वो है हमारे पास बार कोड स्कैनर या बार कोड रीडर। बार कोड सबसे पहले तो आपके पास देयर आर सीरीज ऑफ डार्क एंड लाइट पैरेलल लाइंस दैट आर ऑफ वेरिंग थिकनेस। जैसे कि राइट हेयर यू कैन सी कि कुछ लाइंस मेरे पास डार्कर है और कुछ लाइंस जो है मेरे पास लाइटर है। द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 आर रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक सीरीज ऑफ कोड। यूनिक सीरीज ऑफ कोड से वो रिप्रेजेंट होती हैं और वेरियस बार कोड्स आर यूज टू शो दिस। अब हमारे पास होता यह है कि बार कोड हमारा स्कैन होता है, तो स्कैन होने से सबसे पहले बार कोड हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर देखा जाता है कि वो कौन से प्रोडक्ट का है। जब वो उस प्रोडक्ट से मैच हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये वाला बार कोड इस प्रोडक्ट के अंदर है। तो फिर हम ये चेक करते हैं कि वो हमारे स्टॉक के अंदर अवेलेबल है या नहीं। अगर वो हमारे स्टॉक के अंदर अवेलेबल होता है तो हमारे पास सिस्टम के अंदर उसकी प्राइस और उसकी स्टॉक डिटेल्स आ जाती हैं, जो फिर हम वापस से अपने चेकआउट काउंटर पे बेचते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सुपर मार्ट्स की, जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर बार कोड लगा हुआ होता है और उनको हम स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद उनकी प्राइसिंग आती है। फिर होता यह है कि जितने भी नंबर ऑफ स्टॉक है, जो आइटम मेरा परचेज हो चुका है, वो आइटम जो है वो एक से रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास एक सुपर मार्ट है, सुपर मार्ट के अंदर बहुत सारे आइटम्स का जो है एक तो सुपर शेल्फ में। मार्ट मतलब? सुपर मार्ट बेटा, सुपर मार्ट जहाँ पे जाके हम अपनी चीज़ें वगैरह खरीदते हैं। जैसे बैत हो गई, चेज हो गया, इम्तियाज हो गया, इस तरह की चीज़ें जगह है। जैसे कि मैं किसी भी सुपर मार्केट में गया और वहाँ पर मेरे पास इस तरह से सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, तो देखो हर एक प्रोडक्ट जो आपके शेल्फ के अंदर होंगे उनके ऊपर एक बार कोड लगा हुआ होगा और बार कोड उसका प्राइस बताएगा। अब जब मैं अपने चेकआउट काउंटर के ऊपर आता हूँ, चेकआउट काउंटर वो होता है जहाँ पे उसको स्कैन करते हैं, उसका पूरा बिलिंग, उसकी पूरी बिलिंग होती है, हर आइटम आपका स्कैन होता है। हम अपनी ट्रॉली होती है ना, कार्ड लेके तो जाते हैं नीचे भी चेकआउट लिखा होता काउंटर के ऊपर। है? हम्म। मतलब नीचे भी लिखी होती है इतनी प्राइस का ही है हाँ, नीचे कि भी आप लिखी हुई होती खरीदते है, हो लेकिन जिससे? वो बारकोड के लिए इस वजह से होती है ताकि कंज्यूमर को डालनी नहीं पड़े। वो हम सिर्फ बारकोड स्कैन करते हैं और हमारे पास जो है वो प्राइस आ जाती है। तो एक दफ़ा जब आइटम हमने परचेज कर लिया तो उस स्टॉक में से रिड्यूस हो जाता है -1, क्योंकि एक प्रोडक्ट हमने खरीद लिया। उसके बाद जो नई वैल्यू है वो हमारे स्टॉक से आती है और फिर हमारे स्टॉक का आइटम दोबारा उसके ऊपर आती है। तो होता ये है कि अगर वो मेरे पास फॉर एग्जांपल टोटल 10 प्रोडक्ट्स हैं और 10 प्रोडक्ट के साथ साथ इसके अंदर जो है वो 5 प्रोडक्ट रह गए हैं, सिर्फ 5 बिक गए हैं, तो होता यह है कि वो ऑटोमेटिकली रीऑर्डर कर देते हैं और ज़रूरत नहीं है कि हम कॉल करके बोले कि यार इतने प्रोडक्ट्स वापस लाओ। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है जिसको मैं कहता हूँ पॉइंट ऑफ सेल मैकेनिज्म। पॉइंट ऑफ सेल, POS इसको हम कहते हैं, जिसमें कोई भी शॉप है उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी है। एक कैटेगरी किसकी है? चिप्स की। 100 चिप्स के पैकेट है, हर चिप्स के पैकेट के ऊपर एक बार कोड लगा हुआ है। हर कंज्यूमर आता है, कोई 5 पैकेट लेता है, कोई 10 लेता है, ट्रॉली में डालता है, काउंटर पर ले जाता है। काउंटर पे वो स्कैन करता है, स्कैन करते ही उसको आइटम का बिल बना के देता है और अपने पास भी अपडेट कर देता है कि भाई 100 में से इतने आइटम मेरे पास सेल आउट हो चुके हैं। अब डे एंड के ऊपर जब वो चेक करता है तो उसके पास टोटल सिर्फ 5 चिप्स के पैकेट पड़े हुए होते हैं। तो इससे पहले वो कॉल करके बोले कंपनी को कि यार मुझे चिप्स के पैकेट ला के दो, आपकी कंपनी जो है वो ऑटोमेटिकली रीऑर्डर कर देती है। क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है और सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हुई हुई है, प्राइस डालने की ज़रूरत नहीं है, बारकोड से ही वो स्कैन होते ही सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। अब हमारे पास इस बारकोड के एडवांटेजेस हमारी मैनेजमेंट को क्या है? मैनेजमेंट को तो एडवांटेज ये है कि बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा फास्टर है प्राइस चेंज करना, जितने भी आइटम्स आपके पास लगे हुए हैं। मकसद ये कि अगर आपके पास बारकोड नहीं होता तो हर एक आइटम को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके प्राइसिंग उनकी अपडेट करनी पड़ती। लेकिन आपके पास बारकोड है तो आप वहाँ पे उनके प्राइसेस को ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू अपडेट कर सकते हो, मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन दिस इज़ मच बेटर बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू विद अप टू डेट सेल्स इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स ट्रेंड एज वेल, कि कौन सी चीज़ अभी ज़्यादा ज़्यादा बिक रही है, ज़्यादा उसके ऊपर है। हर एक शेल्फ पे जाके प्राइसिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, टाइम बच जाता है। अलाउज फॉर ऑटोमेटिक स्टॉक कंट्रोल, अभी अभी बताया। कस्टमर की हैबिट्स भी जो है वो रिकॉर्ड हो सकती है कि फॉर एग्जांपल 15 से 18 साल के कस्टमर कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा और कब खरीद रहे हैं। ये सारे फायदे हैं मैनेजमेंट को।
लेकिन हमारे कस्टमर को क्या फ़ायदा है, कस्टमर को फ़ायदा ये है कि भाई फास्टर जो है चेकआउट हो जाएगा। जो आपका एम्प्लॉय है उसको देखना नहीं पड़ेगा कि उसके कितने पैसे हैं, वो आइटम है या नहीं, वो सिंपल जो है बारकोड स्कैन करेगा और उसको पता चल जाएगा। और जो हमारे एरर्स आते हैं कस्टमर को चार्ज करने में, वो भी कम हो जाते हैं। कस्टमर को हम एक आइटमाइज्ड बिल दे देते हैं, हमारे जो है वो पैसे बच जाते हैं। दैट कैन बी पास्ड ऑन द कस्टमर एंड इट इज़ इवन बेटर टू ट्रैक ऑफ द सेल बाय डेट सो दैट योर फूड शुड बी फ्रेशर। इट इज़ अच्छा, सेलिंग की डेट भी वहाँ पे आपके पास आ जाती है, ये ट्रैक करने के लिए कि ये फ्रूट्स आपके पास कब आए। इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। इसके बाद नो मेरे सर। पास बेटा क्यूआर कोड है। और क्यूआर कोड की बेसिक डेफिनेशन ये है कि बार कोड और क्यूआर कोड में डिफरेंस ये है कि क्यूआर कोड के तीनों कॉर्नर्स के ऊपर जो है आपके पास इस तरीके का स्क्वायर होता है, एक डॉटेड पैटर्न होता है। और क्यूआर कोड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। क्यूआर कोड से आप अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सकते हो। आप वेबसाइट के एक्सेस दे सकते हो कि यार ये क्यूआर कोड एक्सेस कर दो तो सर वहाँ में की वेबसाइट आ जाएगी, यूट्यूब का लिंक आ जाएगा। या बोर्डिंग पासेस को उसके अंदर स्टोर भी करा सकते हैं। क्यूआर कोड के एडवांटेज क्या है ट्रेडिशनल बार कोड से? पहला एडवांटेज तो ये कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो स्टोर कर सकता है। क्यूआर कोड के अंदर बेटा एरर आपके पास कम होंगे, क्योंकि इसका जो बिल्ट इन सिस्टम है, बिल्ट इन एरर चेकिंग सिस्टम है, वो हमें अलाउ करता है कि हम एरर से बचे रहें। जैसे नॉर्मल बारकोड कंटेन्स ऑलमोस्ट नो डेटा डुप्लीकेशन, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू गार्ड अगेंस्ट बैडली प्रिंटेड और डैमेज पार्ट बारकोड्स। द पॉइंट इज दैट अगर बारकोड सही से प्रिंट नहीं हुआ तो वो स्कैन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं क्यूआर कोड की बात करूँ तो क्यूआर कोड के अंदर ये चांसेस जो है कम है, क्योंकि इसके ये बिल्ट इन एरर चेकिंग सिस्टम होता है इसके पास। थर्ड पॉइंट में वो आपसे कहता है कि क्यूआर कोड आसानी से हम ये रीड कर सकते हैं, उनके लिए एक्सपेंसिव स्कैनिंग डिवाइसेस नहीं चाहिए, आप लोग अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। इट इज़ ईजियर टू ट्रांसमिट क्यूआर कोड, टेक्स्ट मैसेजेस, इमेजेस, व्हाट्सएप के ऊपर भी। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू इनक्रिप्ट क्यूआर कोड एज वेल। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि भाई क्यूआर कोड का एक फॉर्मेट से ज़्यादा अवेलेबल हो सकता है, और क्यूआर कोड से आप वायरसेस भी ट्रांसमिट करा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि यार ये मेरा एक क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड के अंदर मेरे सारे लेक्चर नहीं है, मैंने आपसे कहा, लेकिन उसके अंदर वायरस था, आपने स्कैन किया, उसने आपको एक लिंक दिया, आपने लिंक के ऊपर क्लिक किया, आपने फाइल डाउनलोड कर ली, आपके मोबाइल में ओपन हो गई और आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर वायरस आ गया। तो क्यूआर कोड्स के थ्रू वायरसेस भी आ सकते हैं, जो कि इनका डिसएडवांटेज है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, यहाँ तक तो नहीं है। नो सर। इसके बाद हमारे पास डिजिटल कैमराज होते हैं। और डिजिटल कैमराज हैव रिप्लेस द ट्रेडिशनल कैमराज बिकॉज दे आर यूज टू कैप्चर द इमेज एज वेल। हमारे पास फिल्म रिक्वायर होती है, द फिल्म रिक्वायर डेवलपिंग एंड देन प्रिंटिंग बिफोर द फोटोग्राफ कुड सी देयर रिजल्ट। लेकिन ये वाले जो कैमराज हैं, मॉडर्न डिजिटल कैमराज, जिसमें हम जैसे पिक्चर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उसकी एक फॉर्म आ जाती है। और कुछ एडवांटेजेस डिजिटल कैमरा के क्या हैं कि आप उसकी शटर स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, आप इमेज को फोकस कर सकते हो, आप फ्लैश गन ऑपरेट कर सकते हो, आप अपर्चर साइज एडजस्ट कर सकते हो, इमेज का साइज भी एडजस्ट कर सकते हो, रेड आई रिमूव कर सकते हो। ये सारे फीचर्स हैं डिजिटल कैमरा में। इसके बाद बेटा हमारे पास कीबोर्ड है। अच्छा, आप लोगों को इसकी वर्किंग के अंदर नहीं आना, बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ उतना देखना है। हमारे पास कीबोर्ड है। कीबोर्ड का फायदा ये है कि दिस इज एन कॉमन फॉर्म ऑफ एन इनपुट डिवाइस। दे आर यूज ऑन कंप्यूटर्स, टैबलेट, मोबाइल फोन्स। अब कीबोर्ड, आपके पास कीबोर्ड का डिसएडवांटेज ये है कि कीबोर्ड को अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इट कॉजेज अस रेजिस्टिव स्ट्रेन इंजरी। हमारी हाथ या हमारे कलाई में दर्द हो जाता है अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करें। ये कीबोर्ड का एक डिसएडवांटेज है। और दिस इज ऑल्सो अ स्लोअर मेथड ऑफ डेटा एंट्री एज वेल एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोन टू एरर्स एज वेल, क्योंकि टाइप करते हुए एरर्स आ सकते हैं। इसके बाद मेरे पास बेटा माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन्स आपके पास होते हैं वो आपकी एनालॉग साउंड वेव्स को, ये रही एनालॉग साउंड वेव, इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की हेल्प से, सो दैट ये वो आवाज़ आ सके, जैसे कि मैं अभी क्लास ले रहा हूँ
तो मैं क्लास ले रहा हूँ तो मेरे कंप्यूटर के अंदर एक माइक्रोफोन है, वो मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, फिर आप लोगों के मोबाइल फ़ोन्स के अंदर एक स्पीकर है जो उस वॉइस को प्रोड्यूस कर रहा है। सो माइक्रोफोन्स आर ईदर बिल्ट इन ऑन टू द कंप्यूटर एक्सटर्नल डिवाइसेस थ्रू यूएसबी और ब्लूटूथ। They can convert a sound wave into electric current. The current is produced and converted into digital form so that the computer can process it. और फिर स्पीकर से प्रोड्यूस करने से पहले वो दोबारा एनालॉग में हो जाती है। एडीसी और डीएसी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद अगली ऐड डिवाइस है मेरे पास ऑप्टिकल माउस, और ऑप्टिकल माउस एग्जांपल एक पॉइंटिंग डिवाइस की विच यूजेस टाइनी कैमरास टू टेक 1500 इमेजेस पर सेकंड, 1500 इमेजेस जो एक सेकंड के अंदर ये लेगी। ये मैकेनिकल माउस की एग्जांपल नहीं है, जैसे कि अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं, मेरे पास पिछले टाइम में मैकेनिकल माउस होता था, और मैकेनिकल माउस के अंदर एक प्रॉब्लम ये होता था कि उसके अंदर एक बॉल बॉल फिट एडजस्टेड होती थी, उसके अंदर मूविंग पार्ट होते थे। जैसे कि ये रहा यहाँ पे राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ये वाला माउस, ये देख रहे हो यहाँ पे एक बॉल है। अब इस ये मैकेनिकल माउस होता था, इसमें मसला ये होता था कि इसके अंदर मूविंग पार्ट है, डर्ट्स माइट गेट ट्रैप्ड इनटू दैट। बॉल आपकी किसी वजह से स्टॉप हो गई है, चल नहीं रही, तो माउस रुक जाता था। लेकिन फिर हमारे पास है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस हो गए हमारे लेज़र वाले माउसेस। अब लेज़र माउस के अंदर किसी किस्म का कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, डर्ट भी ट्रैप नहीं होती, और इसको कोई स्पेशल सरफेस भी नहीं चाहिए, ये चल जाता है। अच्छा जी, इसके बाद वी नीड टू स्टार्ट दिस कि हमारे पास ये 2D और 3D स्कैनर्स क्या होते हैं। अब एक बात तो ये कि चाहे 2D 3D स्कैनर हो या 2D या 3D प्रिंटर, एक चीज़ तो ये जहन में रखो कि अगर 2D है तो मकसद ये वो सिर्फ पेपर फॉर्म को स्कैन करेगा, वो सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वो स्कैनर्स हैं जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है, और इमेज को स्कैन करने के लिए सबसे पहले इसका कवर मैं रेज करता हूँ, डॉक्यूमेंट को प्लेस करता हूँ गिलास पैनल के ऊपर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेरा आता है। उसके बाद कवर क्लोज कर देता हूँ। फिर होता यह है कि लाइट जो है वो इल्यूमिनेट करती है डॉक्यूमेंट को, और वो लाइट शायद एलईडी होती है या जीनॉन लैंप होता है, जो बहुत ब्राइट वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है। फिर स्कैनर का जो हेड है वो पूरे पेपर पे मूव करता है। जैसे कि ये पेपर है और आपके पास ये लाइट है, तो ये टॉप टू बॉटम मूव करेगी और दोबारा बॉटम टू टॉप। इस तरह से उस इमेज को, वो वाली इमेज प्रोड्यूस हो जाती है। फिर इमेज फॉल्स इनटू द चार्ज कपल डिवाइसेस विच कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिक करंट, और फिर वो हमारे सॉफ्टवेयर में डिजिटल इमेज आ जाती है। ये मेरे पास 2D स्कैनर है। अच्छा, 2D स्कैनर के अंदर एक और ऑप्शन है जिसको मैं कहता हूँ OCR। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के अंदर होता ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैंने कहा कि यार मुझे कोई असाइनमेंट बना के दो। अब आप लोगों ने यहाँ पे पूरा अपना असाइनमेंट बनाया, आप लोगों ने पेन से लिखा हुआ है। अब मुझे जो है पेन से चेक नहीं हो रहा, मुझे कंप्यूटर फॉर्म में चाहिए, सॉफ्टवेयर से चेक करना है, तो मैं इस पूरे पेपर को क्या करूँगा, 2D स्कैनर से OCR यूज़ करूँगा। OCR क्या करेगा, ये जितने भी कैरेक्टर्स आप लोगों ने लिखे हैं ये इसको वर्ड की फॉर्म में ले आएगा, फिर कंप्यूटर के थ्रू वो चेक हो जाएगा। तो OCR करता यह है कि स्टैंड स्कैन टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट के अंदर। इसी तरह से मेरे पास 3D स्कैनर होता है बेटा। 3D स्कैनर के अंदर होता यह है कि वो सॉलिड ऑब्जेक्ट को स्कैन करता है, 3 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस करता है, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस होते हैं। अब यहाँ पे यूज़ करता है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स। CAD सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं, या आपके 3ds मैक्स हो गया, या आपका माया माया हो गया, या ऑटो कैड हो गया, ये सारे वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप ये यूज़ करते हो। पेपर के अंदर इन सॉफ्टवेयर्स का नाम नहीं लिखना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं जो इन इमेजेस को स्कैन कर सकते हैं, इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं भाई, ये इसके 3D स्कैनर एयरपोर्ट के अंदर यूज़ हो सकता है चेक करने के लिए कि जो बंदा पासपोर्ट के ऊपर है वही आपके सामने अवेलेबल है या नहीं, कोई और पासपोर्ट लेके तो नहीं आ गया। इसके बाद हमारे पास है टच स्क्रीन्स। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? सर पेपर में किस तरह आएगा, ये हमें पेपर के डेफिनेशन अंदर याद है ना? पूछा जाए, जो मैं बताता जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, बस पेपर में पूछा जाएगा कि 2D स्कैनर कब यूज़ करोगे, 3D स्कैनर कब यूज़ करोगे, डिजिटल कैमरा के फंक्शन बताओ, कीबोर्ड का डिसएडवांटेज बताओ, ऑप्टिकल माउस के बारे में बताओ, इस तरह से। इसके मैं पास पेपर करा दूंगा, परेशान नहीं हूँ। ओके। अब टच स्क्रीन हमारे पास एक इनपुट डिवाइस की एग्जांपल है, और टच स्क्रीन का काम ये है दैट इट अलाउज टच सिलेक्शन फ्रॉम मेन्यू टू लॉन्च एन एप्लीकेशन। टच स्क्रीन अलाउ द यूजर टू कैरी आउट द सेम फंक्शन एज दे डू विद द पॉइंटिंग डिवाइस सच एज अ माउस। और इसकी मेरे पास 3 टाइप है, कैपेसिटिव, इंफ्रारेड और रजिस्टिव।
अब कैपेसिटिव है भाई, तो कैपेसिटिव स्क्रीन बनती है एक लेयर ऑफ ग्लास से, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है। सेकंड लेयर होता है ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड कंडक्टिव लेयर, और तीसरा होता है ग्लास सबस्ट्रेट। अब होता यह है कि ह्यूमन स्किन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो व्हेन बेयर फिंगर स्पेशल स्टाइलस टच द स्क्रीन, इट इट जनरेट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और उसको बता देता है कि माइक्रो कंट्रोलर के यहाँ पे हमने टच किया है। वैसे मेरे पास ये रही तीनों लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, कंडक्टिव लेयर, ग्लास सबस्ट्रेट। इस पॉइंट के ऊपर मैंने अगर टच किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बता देगी कि भाई यहाँ पे मैंने इसके ऊपर प्रेस किया है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कुछ फोर्स अप्लाई होगी। इसकी मेरे पास दो टाइप्स हैं, एक मेरे पास प्रोजेक्टिव है, एक मेरे पास सरफेस है। सरफेस के अंदर होता यह है कि सेंसर जो है आपकी स्क्रीन के चारों कॉर्नर पे होते हैं, इस तरह से। ये स्क्रीन है, इसके चारों कॉर्नर्स पे आपके पास सेंसर्स है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, स्मॉल वोल्टेज आर अप्लाइड टू द कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स के इस तरह से चारों कॉर्नर्स के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब होता यह है कि मैं अगर इस किसी भी पॉइंट पर टच करता हूँ तो वो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है उसके अंदर डिस्टरबेंस आती है या वो डिक्रीज होती है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमने टच किया है। जबकि कैपेसिटिव स्क्रीन के अंदर इट वर्क स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा कंडक्टिव लेयर है वो है एक्स एंड वाई मैट्रिक्स के पैटर्न के अंदर, जो थ्री डायमेंशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाती है। तो जैसे ही कोई फिंगर टच करती है वो थ्री डी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को डिस्टर्ब करती है, तो बता देता है कि मैंने यहाँ पे मैंने टच किया है। तो अगर वो सरफेस कैपेसिटिव है तो सरफेस कैपेसिटिव से याद रखो कि इसके अंदर सेंसर्स आर प्लेस्ड एट फोर कॉर्नर्स ऑफ द स्क्रीन। और अगर आपके पास वो प्रोजेक्ट कैपेसिटिव है तो याद रखो कि दिस इज यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ये यूज़ कर रही है। हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं इसके, पहला एडवांटेज तो ये है कि इमेज की क्लैरिटी जो है ज़्यादा है रजिस्टिव स्क्रीन से, स्पेशली सनलाइट के अंदर। हमारी जो स्क्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, उस क्योंकि स्क्रैच रेजिस्टेंस भी, और प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव अलाउस मल्टी टच फैसिलिटी एज वेल। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सरफेस कैपेसिटिव स्क्रीन सिर्फ काम करती है बेयर फिंगर और स्पेशल स्टाइलिश से, और ये सेंसिटिव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। इसके बाद हमारे पास है इंफ्रारेड स्क्रीन, ये रही इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड के अंदर क्या है, इंफ्रारेड ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं। ये सारे क्या है, इंफ्रारेड ट्रांसमीटर्स। अब होता ये है कि मैंने किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर टच प्रेस किया तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो है आपकी इंफ्रारेड क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाएगी। जब ये इंफ्रारेड बीम जो है ब्रोक होगी तो हमें पता चलेगा कि इस पॉइंट के ऊपर हमने टच किया है। इसके एडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं, ये मल्टी टच फैसिलिटी है, स्क्रीन इसकी ज़्यादा अच्छी है। ये स्क्रीन सेंसिटिव है वाटर से, मॉइस्चर से। कभी कभार ऐसा होता है कि मोबाइल जेब में रखो वो ऑटोमेटिकली टच हो जाता है, और लाइट इंटरफेरेंस भी से भी दिस इज सेंसिटिव टू लाइट इंटरफेरेंस एज वेल, लाइक फॉर एग्जांपल मे बी अ सनलाइट लाइक दिस। यस आसिर, यू हैव अ क्वेश्चन। तो इंफ्रारेड क्या होता है? बेटा इंफ्रारेड रेडिएशन है ये। तुमने फिल्मों में देखा है, फिल्मों के अंदर इस तरह से होता है कि एक जगह है, वहाँ पे जो है वो कोई प्रिंस, कोई क्वीन है, उस क्वीन का जो है क्राउन रखा हुआ होता है, और क्राउन के यहाँ पे ऐसी बहुत सारी इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। अब हमारे पास फिल्म का हीरो क्या करता है, ये आता है और वो लेजर। यहाँ से ऐसे निकलता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन से टच ना हो। अगर टच हो जाता है तो क्या होता है, अलार्म बज जाता है। तो इंफ्रारेड सर वो तो रेडिएशन आपके पास लेजर बीम्स से होती हैं। रेड कलर की जो लाइंस होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वो वाली बीम्स होती अच्छा, हैं। वो लेजर नहीं होता? लेजर बोल लो, रेडिएशन बोल लो, एक ही बात है। अच्छा अच्छा। समझ आया। जी जी। इंफ्रारेड रेडिएशन, ये नहीं है, आपके पास बीम्स होती हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस लाइट की। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रजिस्टिव टच स्क्रीन है, और रजिस्टिव टच स्क्रीन के अंदर हमारे पास फ्लेक्सिबल है, वो पॉलीथीन है, ये अब बनी हुई होती हैं दो लेयर्स से, जो इलेक्ट्रिकली रेजिस्टिव होता है और उनके अक्रॉस वो वोल्टेज होता है। इसके अंदर आपके पास एक फ्लेक्सिबल पॉलीथीन है। अब होता है इसके अंदर ये है कि दोनों लेयर्स के इन बिटवीन स्पेस होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये स्पेस बनी, ये स्पेस ये बताती है कि किस पॉइंट के ऊपर मैंने टच किया है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये रेजिस्टेंस है टू डस्ट एंड वाटर से,
इसको आप बेयर फिंगर, स्टाइलिश या ग्लव्ड हैंड से यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेज ये है कि टच सेंसिटिविटी इसकी कम है, मल्टी टच फैसिलिटी सपोर्ट नहीं करता, पुअर विजिबिलिटी है सनलाइट में, और वर्नेबल टू स्क्रैचेस ऑन द स्क्रीन एज वेल। इसके बाद हमारा 3.1.1 कंप्लीट हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं 3.2.1, जो कि आउटपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर सबसे पहला मेरे पास है एक्चुएटर। अब एक्चुएटर्स आपके पास होते हैं किसी भी चीज़ की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि व्हेन कंप्यूटर इज यूज टू कंट्रोल अ डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, चाहे वो बेल्ट हो या वेल्व हो। इट इज़ नेसेसरी कि हम एक्चुएटर यूज़ करें ताकि उस काम को स्टार्ट कर सकूँ, मैं उसको स्टॉप कर सकूँ। एक्चुएटर एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जिसमें रिले हो गया, सोलेनॉइड हो गया, या मोटर हो गया। ये काम ये करता है कि चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। जैसे हमारे पानी की मशीन होती है, उसको ऑन एंड ऑफ करने के लिए होता है, मोटर्स में होता है, मूवमेंट के लिए होता है ये। इसके बाद मुझे ये देखना है कि मेरे पास बेटा प्रोजेक्टर्स की कौन सी दो टाइप्स हैं। पहली टाइप मेरे पास डीएलपी है, दूसरी मेरे पास एलसीडी है। और प्रोजेक्टर्स का बेसिक काम ये होता है कि वो प्रोजेक्ट करते हैं कंप्यूटर आउटपुट को लार्जर स्क्रीन पर या इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड पर, ताकि हम उस पर काम कर सकें। अब अगर डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर की मैं काम बात करूं तो दे बेसिकली यूज ऑफ मिलियंस ऑफ माइक्रो मिरर्स एक स्मॉल डीएमडी चिप के ऊपर टू प्रोड्यूस अ लाइट। जैसे कि राइट हियर यू कैन सी, ये मेरी इमेज है प्रोजेक्टर की। वाइट लाइट से कंडेंसिंग लाइट की तरफ जा रहा है, फिर कलर फिल्टर से शेपिंग लेंस पे डीएमडी चिप के ऊपर इमेज बन रही है, फिर लेंस से ये जा रही है। हमें पेपर के अंदर इसकी वर्किंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें ये देखना है कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस और इसका मकसद क्या है, इसका कंपोनेंट क्या है। आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? डीएलपी क्या यूज़ करेगा? मिलियंस ऑफ माइक्रो मिरर यूज़ करेगा ये। जैसे और एलसीडी बेसिकली आपके पास क्या करता है, एलसीडी हमेशा यूज़ करेगा अ पावरफुल बीम ऑफ वाइट लाइट जो जनरेट होगी किसी भी बल्ब से। अब डीएलपी के भाई एडवांटेजेस आपके पास क्या है? एडवांटेजेस ये कि इसका जो कंट्रास्ट रेशो है वो ज़्यादा है, इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा चलता है, और ये खामोशी से चलता है। एलसीडी प्रोजेक्टर में आवाज़ होती है। इट इज़ स्मॉलर एंड लाइटर। डिसएडवांटेज ये है कि इमेज के अंदर शेडो आ सकते हैं, डीएलपी के अंदर ग्रे कंपोनेंट नहीं होता, और कलर डेफिनेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती जितनी ज़्यादा एलसीडी की होती है, क्योंकि उसमें कलर सेचुरेशन आपके पास आती है। एलसीडी आपको शार्पर इमेज देता है, कलर सेचुरेशन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट भी है, ये एनर्जी भी सेव करता है। डिसएडवांटेज ये है कि कंट्रास्ट रेशो जो है उसका डीएलपी जितना बेहतर नहीं है। एलसीडी प्रोजेक्टर की जो लाइफ है वो कम होती है, इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता। और वक्त के साथ साथ एलसीडी जो है वो ऑर्गेनिक होते हैं नेचर के अंदर, तो कभी कभार स्क्रीन येलोइश हो जाती है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? इसके बाद हमें डिस्कस करना है कि हमारे पास इंकजेट और लेज़र प्रिंटर क्या होते हैं। और पहली बात तो ये कि बेटा इंकजेट प्रिंटर्स आपके पास हमेशा से इस्तेमाल करेंगे लिक्विड इंक। अब ये चीज़ अपने पास याद रख लो कि अगर मैं प्रिंटर्स की बात करूँ तो प्रिंटर्स मेरे पास दो हैं। पहला मेरे पास है इंकजेट, और दूसरा मेरे पास कौन सा है? लेज़र जेट। लेज़र जेट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, वो लेज़र से काम करता है। अगर इंकजेट है तो इंकजेट हमेशा से लिक्विड इंक पे काम करेगा, लेज़र जेट है तो लेज़र हमेशा से ड्राई पाउडर्ड इंक पे काम करेगा। पाउडर ड्राइंग। अब इंकजेट के अंदर होता ये है कि आपके पास प्रिंटर हेड है, दैट कंसिस्ट ऑफ नोजल। वो नोजल स्प्रे ड्रॉप करती है इंक के ऊपर, तो आपके आपके कैरेक्टर्स बनते हैं। लाइक कलर में ये होता है। यस। इंकजेट के अंदर आपके पास एक प्रिंटर हेड होता है विच विद अ नोजल दैट स्प्रेस दैट ड्रॉपलेट्स ऑनटू द पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर्स। कलर डिफरेंट्स आ सकता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं आरजीबी और सीएमवाई के।
एक मोटर होती है दैट मूव्स द प्रिंटर कार्ट्रिज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। इसकी दो टाइप्स हैं, एक थर्मल बबल, एक पीजो इलेक्ट्रिक है। थर्मल बबल जो है वो इट क्रिएट्स लोकलाइज्ड हीट विच मेक्स द इंक वेपोराइजेस, then as the bubble expands the ink is ejected into the paper. Piezoelectric के अंदर it uses a crystal that is located at the back of the ink reservoir for each nozzle. उस क्रिस्टल से टाइनी चार्ज मिलता है जो आपकी जो वाइब्रेशन आती है आपके कार्ट्रिज के ऊपर, जिससे फिर इंक स्प्रेड होती है। पेपर के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि इनका यूजेज क्या है, वर्किंग नहीं है पेपर के अंदर। आप पेपर के अंदर ये ज़रूर है कि इनकी प्रिंटिंग कैसे होती है, तो वो ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि आपका डेटा भेजा जाता है, प्रिंटर द डेटा फ्रॉम द डॉक्यूमेंट सेंड टू अ प्रिंटर ड्राइवर। प्रिंटर ड्राइवर ये चेक करेगा कि डेटा करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं। अ चेक इज मेड टू इंश्योर दैट चूजन प्रिंटर, जो सिलेक्टेड प्रिंटर है वो अवेलेबल है या नहीं। फिर डेटा प्रिंटर को भेजा जाता है और टेम्पररी मेमोरी में आता है, जो मेमोरी बफर रजिस्टर में होता है। फिर पेपर हम एंटर करते हैं, सेंसर डिटेक्ट करता है कि पेपर प्रिंटर के अंदर है या नहीं। अगर वो पेपर आपके पास प्रिंटर के अंदर है तो पेपर आपके प्रिंटर के अंदर जाते हैं और फिर आपकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है। जब पेपर आपका एट द एंड ऑफ ईच फुल पास ऑफ द प्रिंटर हेड द पेपर इज एडवांस वेरी स्लाइटली टू अलाउ द नेक्स्ट लाइन टू बी प्रिंटेड। इस तरह पूरा पेपर प्रिंट हो जाता है एक एक लाइन के थ्रू। ये अपने पास एक नज़र देख लेना। फिर इस तरह से हमारे पास लेज़र प्रिंटर भी आता है। लेज़र प्रिंटर ड्राई पाउडर्ड इंक यूज़ करता है लिक्विड इंक से, क्योंकि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है टेक्स्ट और इमेजेस प्रिंट करने के लिए, और ज़्यादा फास्टर भी होता है। इसका प्रोसेस के बेटा शुरू के चारों स्टेप सेम है, पांचवा से चेंज है। इसके अंदर सिर्फ आपकी एक लेज़र की बीम है। जैसे कि इट इन्वॉल्व द प्रिंटिंग ड्रम दैट गिव्स अ पॉजिटिव चार्ज। जो जैसे ड्रम रोटेट होता है, लेज़र बीम स्कैन होती है, ऐसे इट रिमूव्स द पॉजिटिव चार्ज इन सर्टेन एरिया, जो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है आपकी इमेज। ड्रम पॉजिटिव चार्ज है और जो पेपर है वो आपका नेगेटिवली चार्ज है। एज इट मूव्स फ्रॉम द पेपर, आपका पेज प्रिंट होता है आपके ड्रम से। ये तीन पॉइंट से एक दफ़ा पढ़ लेना। बस ये है जो चीज़ ज़रूरी है वो ये कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन के अंदर ये है कि भाई इंकजेट हमेशा जब यूज़ होगा जब तुम लोगों को कलर फोटोज चाहिए होंगी, कम क्वांटिटी में चाहिए होंगी और क्वालिटी ज़्यादा होगी। कलर प्रिंटिंग जब चाहिए होगी, क्योंकि ये आपके पास लिक्विड इंक यूज़ करता है। और लेज़र प्रिंटर जब होगा जब तुम लोगों को जो प्रिंटिंग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चाहिए। लेट मी समराइज इट। अगर तुम्हारी क्वालिटी ज़्यादा है और तुम्हारी क्वांटिटी कम है तो तुम क्या यूज़ करोगे? इंकजेट। इंकजेट क्यों यूज़ करोगे? क्योंकि इंकजेट के अंदर आपके पास है लिक्विड इंक। उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, लिक्विड इंक होती है। अगर तुम लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा है और क्वालिटी में तुम कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा कर सकते हो, तो क्या यूज़ करोगे भाई? लेज़र जेट प्रिंटर। क्यों? क्योंकि लेज़र जेट प्रिंटर जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, वो लेज़र्स की से प्रिंट करता है। आई कैन यूज दिस व्हेन प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर्स ऑफ हाई क्वालिटी फ्लायर्स और पोस्टर्स फॉर एडवर्टाइजिंग एज वेल। उसकी कार्ट्रेज के साइज भी ज़्यादा होता है, पेपर भी आप ज़्यादा ऐड इन कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास 3D प्रिंटर्स हैं। 3D प्रिंटर्स आर यूज टू प्रोड्यूस सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। दे आर और 3D प्रिंटर का मटेरियल कौन सा है? पाउडर्ड रेजिन, पाउडर्ड मेटल, पेपर और सेरामिक। पेपर के अंदर ये अक्सर ये चीज़ें आती हैं जो मैं बताता जा रहा हूँ। 3D प्रिंटर के बेटा यूजेस क्या क्या हैं? ये ऐसे आइटम्स बना सकते हैं दैट अलाउ प्रिसिशन इन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, विच मीन्स फेशियल की रिकंस्ट्रक्शन। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या ऐसे पार्ट जो डिजाइन के अंदर काफी ज्यादा एक्यूरेट हो, फैशन और आर्ट्स के अंदर भी ये यूज हो सकता है। इट कैन ऑल्सो मेक पार्ट्स फॉर द कार्स दैट आर नो लॉन्गर अवेलेबल। इसके बाद हमारे पास एलईडी और एलसीडी स्क्रीन है, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट इट टुडे। टिल देन गो थ्रू दिस टिल 3.1.2।